अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि लिपिड बायलेयर मॉडल, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और लास्ट में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आता है। इन सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और इसका केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन का ये जो वर्ड्स है इसको कॉइन किया था क्रेमर्स और मिगेली ने 1855 में। सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है एनिमल सेल में। देखिए ये हमारे पास एनिमल सेल है, इसका सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर्स होता है, बाउंड्री होता है एनिमल सेल में, वो सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्लांट सेल में, अल्गी में, फंजाई में, बैक्टीरिया सेल में वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन इनका इनर होता है। देखिए ये सेल वॉल है और यहाँ पर इनके इनर साइड को सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर्स है, लेकिन प्लांट में, अल्गी में, फंजाई में और बैक्टीरियल सेल में ये इनर टू सेल वॉल होता है। अब हम इन सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला मॉडल जो है वो है लिपिड बायलेयर मॉडल। इसको प्रपोज किया था गार्टर्स और केंटल ने 1925 को। इनका स्ट्रक्चर किस तरह है? इनका स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है सिर्फ लिपिड बायलेयर पे। यहाँ पर लिपिड के दो लेयर होते हैं। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लिपिड के सिर्फ दो लेयर्स होते हैं, इस वजह से इनको लिपिड बायलेयर कहते हैं। और इन देखिए ये जो रेड कलर से ड्रा किया गया है ये इनका हेड है और जो ब्लैक से ड्रा किया गया है ये इनका टेल है। इनका हेड हाइड्रोफिलिक होता है, मींस वाटर स्लैविक होता है, और इसका टेल हाइड्रोफोबिक होता है, मींस वाटर हेटिंग होता है। सेकंड नंबर पे आता है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये सैंडविच की तरह होता है, इस वजह से इनको सैंडविच मॉडल्स कहते हैं। इसको सबसे पहले प्रपोज किया था डेविसन और डिलेरी ने 1935 को। इनका स्ट्रक्चर किस तरह है? इनके यहाँ पर लिपिड्स बायलेयर्स होता है इनके स्ट्रक्चर्स में, और इस लिपिड बायलेयर को कवर करता है ग्लोबुलर प्रोटीन और प्रोटीन पोर। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर्स है, ये लिपिड्स बायलेयर्स है ये, और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। यहाँ पर ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और यहाँ पर पोर्स होते हैं इस ग्लोबुलर प्रोटीन में, और ये दोनों इनके बीच में जो है ये लिपिड्स बायलेयर है। और यहाँ पर भी इनका जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है और इनका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। थर्ड नंबर पे आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसको प्रपोज किया था रॉबर्टसन ने इन 1959। इनका स्ट्रक्चर किस तरह है? इस मॉडल्स के अकॉर्डिंग जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं, जितनी भी सेलुलर मेम्ब्रेन होते हैं, वो सब सिमिलर होते हैं। इनका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह होता है? देखिए इनका बेसिक स्ट्रक्चर ट्राई लिमिनार या रेलवे ट्रैक की तरह होता है। इनका जो आउटर लेयर्स होता है वो डार्क होता है, मिडल जो लेयर होता है वो लाइट होता है, और इनर जो लेयर होता है वो भी डार्क होता है। दरअसल हमारे पास जो आउटर लेयर है वो प्रोटीन से बना होता है, इनका जो मिडल लेयर होता है वो लिपिड से बना होता है, और इनका इनर जो लेयर होता है वो भी प्रोटीन से बना होता है। देखिए ये इनका स्ट्रक्चर्स है। ये आउटर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये भी प्रोटीन है,
ये इनका जो इनर्स है ये भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स का लेयर है। इनके आउटर्स भी, इनके इनर भी ये प्रोटीन्स का लेयर है और ये डार्क दिखाई देता है, ये दोनों लेयर। इनके जो बीच में है ये लिपिड्स है, ये लिपिड्स का लेयर्स है, तो इस वजह से ये लाइट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लिखा गया है कि ये हमारे पास रेलवे ट्रैक की तरह होता है। जिस तरह रेलवे ट्रैक की अपीयरेंस होता है, इसी तरह इसका भी अपीयरेंस होता है। इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन के 3 मॉडल डिस्कस किए। अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगल और निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था और ये मॉडल सबसे एक्सेप्टेड मॉडल्स है। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका स्ट्रक्चर कंसिस्ट होता है लिपिड्स बायलेयर पे और इस लिपिड बायलेयर्स में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल फ्लोटिंग करता है। देखिए ये लिपिड्स बायलेयर्स है और इस लिपिड्स बायलेयर में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स फ्लोट करते हैं। और यहाँ पर जो हम मोज़ेक कवर्स यूज करते हैं, इसका मतलब यह है ये जो प्रोटीन है वो स्कैटर्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स बायलेयर में। इनका जो अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का वो इरेगुलर होता है, स्कैटर्स फॉर्म में होता है, तो मोज़ेक कवर्स इसलिए इस्तेमाल होता है। और ये एसिमेट्रिकल होता है और इसका थिकनेस 7 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंपोज होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से। सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तकरीबन 60 to 80% प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब, स्फेरिकल फॉर्म में, न के शीट फॉर्म में। नेक्स्ट हम प्रोटीन्स के टाइप पढ़ेंगे, लेकिन टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और लोकेशन। 2 टाइप्स है प्रोटीन के ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इंटीजरल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब इंटीजरल प्रोटीन क्या होते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होते हैं? वो प्रोटीन जो लिपिड बायलेयर में कंप्लीटली या पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, इसको हम इंटीजरल प्रोटीन कहते हैं। और वो प्रोटीन जो सिर्फ सरफेस पे अटैच होते हैं, इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। देखिए ये जो प्रोटीन है ये सिर्फ सरफेस पे अटैच है, इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन एम्बेडेड है लिपिड बायलेयर में, इसको हम इंटीजरल प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड द बेसिस ऑफ फंक्शन। 3 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरा एंजाइम और तीसरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन का बैकबोन बनाता है, मेन प्रोटीन है। और इसके बाद एंजाइम है। फिर एंजाइम के फर्दर 2 टाइप्स है, एक्टिव एंजाइम और एंडो एंजाइम। एक्टिव एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होते हैं। एंडो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की, स्पेसिफिक दो बार लिखे हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन करता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल है परमिएजेस। ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन करता है। स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का क्या मतलब है? देखिए हमारे पास जो लिपिड्स बायलेयर है वो तमाम सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे पास पोलर सब्सटेंसेस होते हैं या आयनिक मटेरियल होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन लिपिड बायलेयर नहीं कर सकता, तो ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन फिर इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए होती है। नेक्स्ट है लिपिड। सेल मेम्ब्रेन में तकरीबन 20 to 40% लिपिड होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में तकरीबन 4 मेजर क्लासेस लिपिड के प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले है फॉस्फोलिपिड, दूसरा स्पिंगोलिपिड, तीसरा ग्लाइकोलिपिड और 4th नंबर पे स्टेरॉइड है। ये सब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे एबंडेंट है, सबसे ज्यादा मिकदार में जो पाया जाता है वो है फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मिकदार में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन प्रेजेंट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है 2 फॉर्म में, या ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में या ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। ग्लाइकोलिपिड्स कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का। ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन का। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें,
देखिए ये लिपिड्स का मॉलिक्यूल है और ये कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल है। इनके कॉम्बिनेशंस को ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ये देखिए ये प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल्स है और ये कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल है। इसके कॉम्बिनेशंस को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं और इस ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। ओके, इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स के अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडल डिस्कस किए, स्पेशली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल्स है। अब हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। Function of cell membrane: lipid, protein and carbohydrates give functional diversity to cell membrane. Lipid, protein और कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन को फंक्शनल डाइवर्सिटी देता है। अब फंक्शनल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? देखिए, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की वजह से सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम प्रोटीन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन का क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन में। मेक सेल सेलेक्टिवली परमेबल, ये सेल को सेलेक्टिवली परमेबल बना देता है। अब सेलेक्टिवली परमेबल का क्या मतलब है? देखिए, सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ये इसका मेम्ब्रेन है और यहाँ पर इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होंगे और यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट मटेरियल अकॉर्डिंग टू सेल नीड। ये उन्हीं चीजों को सेलेक्ट करेगा जिनको सेल की जरूरत होती है। सपोज अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है C6H12O6, अगर इनसाइड द सेल ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है तो बाहर से ग्लूकोज डिफ्यूज होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ग्लूकोज की मिकदार बराबर है तो फिर आउटसाइड से कोई डिफ्यूजन नहीं होगा इनटू इनसाइड। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एक्ट एज अ रिसेप्टर। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एज रिसेप्टर्स काम करता है, लेकिन किस तरह काम करता है? देखिए, ये पेरिफेरल प्रोटीन है या इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। किस तरह ये एज रिसेप्टर्स काम करता है? अगर एक हम एग्जांपल ले ले, देखिए ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि एज रिसेप्टर्स काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार हाई हो जाती है, तो इज अ रिजल्ट इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है और जब इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, ये इंसुलिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। ये इंसुलिन हो गया और ये रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये इंसुलिन बाइंड हो चुका है इस रिसेप्टर के साथ। अब यहाँ पर रिसेप्टर रिसीविंग का काम करता है। रिसेप्टर रिसीव करता है इंसुलिन की मॉलिक्यूल्स को। अब जब इनके साथ बाइंड होता है तो इस सेल में मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस अकर होते हैं। तो इस चेंजेस की वजह से ये सेल ग्लूकोज की अपटेक करता है और ग्लूकोज का मिकदार, ब्लड में जो ग्लूकोज का मिकदार है वो नॉर्मल को आ जाता है। तो इस तरह ये रिसेप्टर जो है वो रिसीविंग का काम करता है। मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल या जो चेंजेस अकर होते हैं इनको रिसीव करता है। इसके बाद है इंटीजरल प्रोटीन, इसको हम परमेजेस भी कहते हैं। ये रेगुलेट करता है ऑस्मोसिस को, डिफ्यूजन को और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। अब ऑस्मोसिस क्या है? देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रा किया है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉल्वेंट है और इस साइड पे सॉल्यूशन है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है और किस तरह इंटीजरल प्रोटीन इनको रेगुलेट करता है? देखिए ये इंटीजरल प्रोटीन है। देखिए पोर परमेड बाय इंटीजरल प्रोटीन, ये इंटीजरल प्रोटीन है। अब इसके थ्रू ये ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। जब भी यहां से सपोज ये सेल है, ये सॉल्यूशन अगर हम एग्जांपल ले ले, ये इनसाइड है, तो जब यहाँ पे सेल के इनसाइड सॉल्वेंट की मिकदार कम हो जाती है
तो फिर इस साइड से आउटसाइड द सेल सॉल्वेंट ट्रांसफर होता है इनटू सेल थ्रू परमेएबल मेम्ब्रेन, तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इस ऑस्मोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटीग्रल प्रोटीन। अब नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? सपोज ये हमारे पास एक सेल है, अगर यहाँ पे किसी चीज की कमी है, ग्लूकोज है या अदर सब्सटेंसेस की कमी है, तो आउटसाइड से ये डिफ्यूज होता है इनसाइड। डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए, जब कोई सब्सटेंसेस हायर कंसंट्रेशन से जाता है टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की एक्सपेंडिचर्स होती है। अगर हम एग्जांपल ले ले सोडियम आयन की, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा है, इनसाइड कम है। अब अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस, हम डिफ्यूजन की प्रोसेस को कंसीडर करें, तो यहां से हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन जाता है। बाय इटसेल्फ डिफ्यूजन में कोई एनर्जी के एक्सपेंडिचर नहीं होते, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन से जाता है टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की एक्सपेंडिचर्स होती है, एनर्जी के एक्सपेंस पे ये इनर से आउटर जाता है, तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके बाद है रोल्स ऑफ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शंस है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस, पिगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। मेम्ब्रेन के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोसाइटोसिस के लिए, पिगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के लिए। इनको प्रोसीड करने से पहले हम ये समझेंगे कि एंडोसाइटोसिस क्या है, पिगोसाइटोसिस क्या है और पिनोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस का मतलब यह है कि जब कोई भी सब्सटेंसेस को सेल इनगल्फ करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो इनको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। पिगोसाइटोसिस जब सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं, तो इनको हम पिगोसाइटोसिस कहते हैं। जब लिक्विड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं, तो इसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इसको हम पिगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग भी कहते हैं और इसको सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। अब किस तरह कार्बोहाइड्रेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ पर इस सेल में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ये एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर्स। अब अगर हम इम्यून सेल के एग्जांपल ले ले, तो जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटीजीन बॉडी में एंटर हो जाए, बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में एंटर हो जाए, सपोज ये बैक्टीरिया है, तो ये जो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड जो एक्ट करता है एज ए रिसेप्टर, ये इस एंटीजीन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, इनको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस है। तो एज ए रिजल्ट ये जो इम्यून सेल है, ये इनको एनगल्फ करता है। एनगल्फ करने के बाद इनको फिर डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो इस तरह एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। इस तरह मेम्ब्रेन जो कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन होते हैं, इस तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोसाइटोसिस के लिए। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज अ सेल सरफेस मार्कर। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट करता है एज अ सेल सरफेस मार्कर। अब ये क्या है? सेल सरफेस मार्कर क्या है? सेल सरफेस मार्कर की मिसाल ऐसी है जैसे कि आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड। जिस तरह हम आइडेंटिफिकेशन कार्ड की वजह से दूसरों एक दूसरे को पहचानते हैं, इन पे किसी बंदे का पूरा डिटेल दर्ज होता है और हम इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो सेल सरफेस मार्कर भी इस तरह आईडी कार्ड की तरह फंक्शन करता है। किस तरह? देखते हैं आप कि किस तरह ये एज ए सेल सरफेस मार्कर्स काम करता है। देखिए, ये हमारे पास एक सेल है और ये ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन है। ये एज अ सेल सरफेस मार्कर काम करता है।
एक जर्नल सेल है। अब हमारे जो इम्यून सेल है, अब ये इम्यून का सेल है, ये इम्यून सेल किस तरह इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि बॉडी का अपना सेल है या फॉरेन सेल है। तो इस सेल सरफेस मार्कर की वजह से ये पहचानता है कि ये अपना सेल है या फॉरेन सेल है। तो इम्यून सेल सरफेस मार्कर की वजह से इम्यून सेल इनको रिकॉग्नाइज करता है कि ये बॉडी का अपना सेल है या फॉरेन सेल है। इम्यून का सेल जो है वो जब फॉरेन एंटीजन बॉडी में एंटर हो जाता है, इनको इनगल्फ करता है, इनको खाता है, लेकिन अपने सेल्स को नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि इम्यून सेल इनको रिकॉग्नाइज करता है कि ये अपना सेल्स है, ये बॉडी का अपना सेल है, तो इस वजह से इनको इनकल्प नहीं करता। लेकिन जो है कोई फॉरेन सब्सटेंसेस एंटीजन वगैरह एंटर हो जाता है बॉडी में, तो इनको इनकल्प करता है। जैसे कि अगर बैक्टीरिया एंटर हो जाए तो इनको इनगल्फ करता है। बैक्टीरिया के सेल को इनगल्फ करता है, इम्यून सेल बैक्टीरिया की सेल को इनगल्फ करता है, फिर इनको डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन अपने सेल्स को इनगल्फ नहीं करता, ना इनको डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि इम्यून सेल अपने सेल को रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो इनको इन सरफेस मार्कर की वजह से पहचानता है कि ये अपना सेल है। तो इस तरह एज अ सेल सरफेस मार्कर का काम करता है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट। किस तरह एज अ रिसेप्टर साइट्स काम करती है? सबसे पहले अगर हम देखें हार्मोन रिसेप्टर साइट, इससे पहले हमने डिस्कस किया, इंसुलिन का एग्जांपल लिया। देखिए जिस तरह हमने ये एग्जांपल लिया कि यहाँ पर रिसेप्टर साइट होता है, फिर जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ग्लूकोज की मिकदार ब्लड में हाई हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। तो इंसुलिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो बाइंडिंग के बाद इस सेल में मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आकर होते हैं। एज अ रिजल्ट सेल ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स को अपटेक करता है, तो इसकी वजह से जो अमाउंट्स इंक्रीज हो चुका था ग्लूकोज का ब्लड में, तो फिर वो नॉर्मल को आ जाता है। तो इस तरह होमोस्टेसिस मेंटेन रहता है। रिसीव नरो इम्पल्स, रिसेप्टर साइट नरो इम्पल्स को डिटेक्ट करता है, इनको रिसीव करता है। नरो इम्पल्स मींस नरो मैसेज। ये नरो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स होता है, और ये केमिकल्स अटैच हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं सेल के साथ, और सेल इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। लेकिन ये सेल के जो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड्स है, इनके साथ अटैच हो जाता है और सेल इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करता है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन एंड फूड मटेरियल। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और फूड मटेरियल्स को रिकॉग्नाइज करता है। देखिए अगर हम एक एग्जांपल ले ले इम्यून सेल की, ये सपोज हमारे पास एक इम्यून सेल्स है, इसमें स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं और ये रिसेप्टर्स एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कोई फॉरेन सब्जेक्ट है, ये हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस है, तो इसके बाद इनको इनकल्प करता है और इनको फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर हम एग्जांपल ले ले अमीबा का, अमीबा की कोई माउथ वगैरह नहीं होती कि इनके जरिए फूड को इनटेक करे, तो वो फूड को इनटेक करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सपोज ये अमीबा है, अमीबा की ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर साइट। देखिए यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जब फूड इनके साथ अटैच हो जाता है तो इनको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये फूड पार्टिकल्स है, फिर इनके बाद वो इनको इनकल्फ करता है। सपोज यहाँ पर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अमीबा बैक्टीरिया को खाता है, इनके साथ जब ये बैक्टीरिया अटैच हो जाए इस रिसेप्टर के बाद, इस रिसेप्टर के साथ, तो फिर अमीबा इनको इनकल्फ कर लेता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। अब हम पढ़ेंगे कि लिपिड का सेल मेम्ब्रेन में क्या रोल है। मेक मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमेबल, ये मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमेबल बना देता है। जिस तरह हमने कहा कि प्रोटीन मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बना देता है, अब लिपिड इनको डिफरेंशियली परमेबल बना देता है। कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करता है और कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करता, इनकी केमिकल नेचर के बेस पे। देखिए ये अलाउ करता है नॉन पोलर सब्सटेंसेस को और प्रिवेंट करता है आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस को, और ये इसकी वजह से
ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंशियली परमेबल बन जाता है। इसके बाद है कि ये प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन को, और यहाँ पे लिखा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी, मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोर फ्लूइडिटी। देखिए फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड हो तो इसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लूइडिटी को। जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उतना ज्यादा सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होगी। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लूइडिटी को। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अकर टू। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्यों होता है? ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, जनरेट आयनिक ग्रेडिएंट्स। आयनिक ग्रेडिएंट्स क्या है? जब इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल आयंस के कंसंट्रेशंस डिफरेंट हो तो इसको हम आयनिक ग्रेडिएंट्स कहते हैं। एक्सक्रीट वेस्ट, ये वेस्ट की एक्सक्रीशन भी क्रॉस सेल मेम्ब्रेन अकर होता है। मेंटेन सूटेबल पीच, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पीच मेंटेन रहती है। देखिए जो जिस सेल्स को जो पीच रिक्वायर होती है तो इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आयन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ताकि जो पीच रिक्वायर है सेल्स के लिए वो पीच मेंटेन हो सके सेल में।